हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो लेक्चर दूंगा इसमें मैं आज आपसे तीन चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपसे, इसमें PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, उन पे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, यानी कि भारत के विदेशी नागरिक, उन पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, यानी कि अप्रवासी भारतीय। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, इससे पहले जो लेक्चर दिया था, इसमें मैंने आपको बताया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसी के साथ में आपको बताया था NRC, ठीक, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसी में आपको बताया था आसाम अकॉर्ड 1985, और साथ में आपको बताया था NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे ऑलरेडी। आज का जो हमारा मुद्दा है, आज के जो हमारे टॉपिक है, उन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज जो आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको सबसे पहले बताऊंगा PIO। PIO, इसके बाद फिर आपसे चर्चा करूंगा OCI पे। OCI पे के बाद फिर आपसे NRI पे चर्चा करेंगे। तो ये PIO है क्या, इसका पूरा नाम लिख देते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके बाद ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसमें आ जाएगा नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। तो इन चीजों पे हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो ये बारी बारी से हम इसमें आपसे डिस्कस करेंगे। PIO क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, और OCI क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। LM सिंघवी की अध्यक्षता में, ये समिति का गठन किया गया था। और इनको कहा गया था कि आप जो भी विदेश में जो प्रवासी भारतीय है, आप उनका आकलन करें, ठीक है, कि भाई अगर जो भारत में जो विदेश में जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका आकलन करें। और उन लोगों के साथ आपसी सामंजस्य किस प्रकार से बैठाया जा सकता है कि वो लोग कुछ दिन भारत में रहें, कुछ दिन अपना जो जिस भी देश की उन्होंने नागरिकता ले रखी है वहाँ पे रहें, ठीक है। तो उनके साथ जो है ना एक रचनात्मक संबंध स्थापित करने थे। तो इसके लिए ये जो समिति थी, ये गठित की गई, और इनको अनुशंसा, अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जांच पड़ताल करने के बाद कि जो प्रवासी भारतीय है उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये 2000 में तो इसका गठन किया गया था समिति का। और 2002 में इसने अपनी, जनवरी 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी भारत सरकार को, ठीक है, जिसमें इसने कहा कि आपको जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, ताकि जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए दोहरी नागरिकता इसमें दी जा सके, ठीक है। हालांकि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का जिक्र नहीं किया गया है, नागरिकता सिंगल रहेगी। भारत के जो भी नागरिक है उनको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाएगी, ठीक है, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो इस आधार पर भारत में दोहरी नागरिकता तो किसी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर इन्होंने जो ये 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था, इसमें संशोधन करा, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जो भारतीय मूल के व्यक्ति है विदेशों में, उनके लिए व्यवस्था की गई कि भारत के बाहर जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति है, भारतीय मूल के व्यक्तियों से तात्पर्य है कि 1955 का जो
नागरिकता अधिनियम है, उसमें मैंने आपको बताया था जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान है। उसी प्रकार से अगर वंश के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसके क्या प्रावधान है। अगर इन दोनों चीजों को कोई व्यक्ति फॉलो करता है, ठीक है, और वो विदेश में रह रहा है, तो उस व्यक्ति को ये पीआईओ कार्ड इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कई प्रकार की रियायतें सरकार के द्वारा इसमें दी गई। ठीक है, तो ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं पीआईओ कार्ड पे, तो इसी पे पहले चलते हैं। तो इसमें ये पीआईओ कार्ड था, इसकी शुरुआत हुई थी 19 सितंबर 2002 को। ठीक है, 19 सितंबर 2002 को इसकी शुरुआत हुई। और इसमें जो व्यक्ति भारतीय मूल का था, जैसे मैंने बताया वंश और जन्म के आधार पर जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, ठीक है, तो उसी को इसमें ये पीआईओ जो कार्ड है वो दिया जाना था। ठीक है, उनको पहले आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद जो नियम प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद इनको भारतीय नागरिकता दी जानी थी। ठीक है, इनके पास एक अपना पासपोर्ट होना चाहिए था, जिस भी देश की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर रखी है। ठीक है, तो उसके बाद एक नियम कानून के दायरे में रहकर इनको ये पीआईओ कार्ड दिया जाना था। ठीक है, ये लोग भारत में रह सकते थे, घूम फिर सकते थे, कुछ सीमाएं इनमें थी, ये मत नहीं दे सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे, और कृषि योग्य जो भूमि है वो नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से अभी जब 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ा रहा था, उसमें आपको बताया था कि कुछ क्षेत्र अधिग्रहित क्षेत्र है जहां पे प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, तो ये लोग उन जगहों पर भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही एक और स्कीम शुरू हुई थी ओसीआई की। ये जो पीआईओ जो स्कीम थी, इसको 9 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि इसका विलय कर दिया गया, किसके साथ, ओसीआई के साथ। ठीक है, इसका भी बताऊंगा जब ये ओसीआई बताऊंगा आपको, इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन 15 इसके बाद ये समाप्त हो गई। ठीक है, यानी कि जो ये पीआईओ है ये 9 जनवरी 2015 के बाद समाप्त हो गई, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ओसीआई में। तो अब डिस्कस करते हैं ओसीआई पे। ठीक है, तो दोस्तों एक नाम आया था अभी, एलएम सिंघवी। तो ये जो एलएम सिंघवी थे, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये एक न्यायविद थे, संविधान वेता थे, और इन्हीं की अनुशंसा पर, ठीक है, यानी कि जो आपने देखा होगा कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये इन्हीं के दिमाग की उपज थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एलएम सिंघवी जो है, इन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है वो इनके द्वारा रचे गए थे। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। जो एलएम सिंघवी जो व्यक्ति थे, ठीक है, हालांकि इस समय वो नहीं है, तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो 9, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2003 में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था दिल्ली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो विदेशों में जो प्रवासी लोग रहते हैं हमारे, वो सभी लोग एकत्र होते हैं। ठीक है, एक जगह निर्धारित की जाती है कि भाई इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो यहाँ पे होगा, और अगले साल यहाँ पे इस तरह से होगा। तो वहाँ पे एकत्रित होते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं रहती है वो की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पीआईओ है ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, ओसीआई में। और ये जो ओसीआई की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2 दिसंबर 2005 को। 2 दिसंबर 2005 को। तो अब इसकी शुरुआत कब हुई थी पीआईओ की, 19 सितंबर 2002 को। तो इस प्रकार से 2005 से ये दोनों चीजें सेम साथ साथ चलती रही, यानी कि पीआईओ भी और ओसीआई। तो ये ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के
विदेशी नागरिक, ठीक है, जो भारत के जो निवासी थे पहले, ठीक है, वो अब कहाँ रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो ये अगर इनमें से कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता था, एक टाइम पीरियड इसमें दिया जाता था, ठीक है। हालांकि जो ये ओसीआई है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो ओसीआई जो कोई विदेशी व्यक्ति है, भारतीय मूल का कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो ओसीआई कार्ड लेना चाहता है तो उसको लाइफ टाइम वीजा दिया जाता है, ठीक है। वो जब तक जाए तब तक भारत में रह सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि उसका जो वीजा है वो रद्द कर, जो ओसीआई जो कार्ड है वो रद्द करना पड़े भारत सरकार को, ठीक है। तो इस प्रकार से ओसीआई कार्ड 2015 तक साथ साथ चलते रहे, ठीक है। तो इसमें भ्रम की स्थिति रहती थी, जो हमारे विदेशी नागरिक है भारत के, उनमें असमंजस की स्थिति रहती थी कि कौन सा कार्ड लें, पीआईओ कार्ड लें या फिर ओसीआई कार्ड लें। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में 9 जनवरी 2015 में इन दोनों को आपस में विलय कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया, ओसीआई। ओसीआई ही था पहले भी, लेकिन अब इसमें पीछे कार्ड होल्डर जुड़ जाएगा, कार्ड होल्डर, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। 2015 के बाद इसमें जो कार्ड है इसमें इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। तो ये जो ओसीआई जो कार्ड होल्डर है, ये भी सेम चीज मैंने आपको जैसे बताई कि इनको भी क्या होना पड़ेगा, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, अगर वंश और जन्म के आधार पर वो नागरिकता ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ देश चिन्हित किए गए हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और भी कंट्रीज भारत सरकार के द्वारा चिन्हित की गई है। यहाँ के जो निवासी है इन लोगों को ये ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर इनमें अगर ओसीआई कार्ड किसी व्यक्ति ने ले लिया और वो भारत में रह रहा है और उसके बाद वो परमानेंटली भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसको 5 साल तक, मान लीजिए मैंने आज ओसीआई कार्ड लिया, ठीक है, तो उसके 5 साल तक तो मुझे पहले भारत में निवास करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन मैंने आवेदन करा नागरिकता ग्रहण करने के लिए, ठीक है, उसके भी 12 महीने तक मुझे निवास करना पड़ेगा भारत में, तभी मुझे भारत की नागरिकता इसमें परमानेंटली मिल जाती है, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर जो व्यक्ति है वो भारत में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ना तो उच्च पद, जो हमारे जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, ठीक है, इसी प्रकार से मतलब जो संवैधानिक पद है, ये व्यक्ति ना तो संवैधानिक पद पर रह सकते हैं और ना ही ये सार्वजनिक पद, ठीक है, यानी कि जो कोई सरकारी नौकरी भी ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ उनको ना तो मत देने का अधिकार है और कृषि योग्य भूमि भी वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। गैर कृषि योग्य जो भूमि है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है कोई व्यक्ति भारत में आके, तो जो गैर कृषि जो भूमि है उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है उसको भी वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर है ये भारत में जैसे पैन कार्ड बनाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, ये सारी चीजें भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इनको नागरिकता नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और देश के नागरिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजों का उपभोग भारत में कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता इनको नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मान लीजिए अगर ओसीआई कार्ड रद्द करना हो तो उसमें क्या प्रावधान है, उसके क्या प्रावधान है। किसी व्यक्ति ने जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, किसी ने ऐसी एक्टिविटी कर दी हो, ठीक है, मान लीजिए उसने अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आ गया कि भाई मैं इसको त्यागना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि जो ओसीआई कार्ड जो होल्डर है वो ओसीआई जो कार्ड उसको दिया है वापस करना चाहता है कि भाई मैं अब भारत में नहीं रहूंगा, ये जो कार्ड है इसको आप वापस ले लें, ठीक है। तो वो तो फिर भारत सरकार उसके जो पंजीकरण है उसको रद्द करके जो ओसीआई कार्ड है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जो उसकी वैधता है उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड उसका बना हुआ है, ठीक है, और वो भारत में रह रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो हमारे संविधान के खिलाफ है, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, मान लीजिए भारत किसी के साथ युद्ध में व्यस्त है और वो व्यक्ति उस देश के साथ जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसके साथ मिलकर उसके साथ कोई इस प्रकार का प्लान बनाता है, ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो हमारे देश के अगेंस्ट हो,
तो उस परिस्थिति में भी क्या हो जाएगा, उसका जो ओसीआई कार्ड है वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं आ गया, अमेरिका से आ गया, मुझे ओसीआई कार्ड बनाना था, ठीक है, बन गया, ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरा जो ओसीआई कार्ड है उसमें मैंने साक्ष्य छुपाया है, ठीक है। यानी कि जो साक्ष्य उस समय देने होते हैं वो साक्ष्य मेरे द्वारा छुपाए गए, ठीक है। यानी कि झूठे जो जाली दस्तावेज है, जाली दस्तावेजों के आधार पर मैंने ओसीआई कार्ड बनाया। अगर भारत सरकार को इस बात की भनक लग जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति का ओसीआई कार्ड निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे और भी तमाम सारे प्रावधान हैं जिनके आधार पर ये ओसीआई जो कार्ड है ये निरस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रावधान है दोस्तों, ये जो ओसीआई ओसीआई ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति है, ठीक है, जिनको इस समय बहुत सारे लोगों को ओसीआई कार्ड दिया गया है जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। वो भारत में बिना वीजा के रोक टोक से रह सकते हैं, ठीक है। उनको कहीं पे भी अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। एक बार जब उनको ओसीआई कार्ड मिल गया उसके बाद वो आजीवन भारत में रह सकते हैं, ठीक है, यदि कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें तो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं एनआरआई। तो ये एनआरआई क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अप्रवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। सपोज कीजिए मैं हूं, मैंने यहाँ जो भी होता है मैंने 12th किया, 12th के बाद मुझे कुछ अच्छा कुछ बिजनेस के फील्ड में जाना था या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना था या मेडिकल फील्ड में जाना था, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश, विदेश चला गया या किसी अपने बिजनेस के पर्पज से गया, ठीक है। कोई और काम था उस पर्पज से गया और मुझे वहां पे लग गया टाइम, ठीक है। तो उसका एक टाइम निर्धारित किया गया है, फेमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब हुआ था, 1999 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 में ये लागू हुआ था। इसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से कम, अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में या एक साल में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से कम अगर भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। यानी कि वो नागरिक तो भारत का है लेकिन क्या कर रहा है, वो किसी अपना जो उसका उद्देश्य है भारत देश जाने का, उस उद्देश्य से वो फॉरेन कंट्री गया हुआ है। तो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तमाम सारे उद्देश्य होते हैं जिसके पर्पज से लोग ये भारत विदेश जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर पासपोर्ट बना के वहाँ उस कंट्री का वीजा लेकर के वो उस देश में एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय बिताकर दोबारा से अपने देश, अपने वतन लौट जाते हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे, अप्रवासी भारतीय, ठीक है। यानी कि ये प्रवासी भारतीय नहीं है, वो परमानेंटली यहाँ से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। वो निश्चित समय बिताने के बाद पुनः वापस अपने देश लौट आएंगे। तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ये एक जो आय का स्रोत है भारत में, क्योंकि हमारे देश से करोड़ों में लोग नौकरी पेशा करने के लिए विदेश जाते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, उसी प्रकार से सऊदी अरब है, ठीक है। तो और भी तमाम सारे जो मलेशिया है, ठीक है, कई कंट्रीज है जहाँ पे हमारे भारत के लोग नौकरी व्यवसाय करने गए हुए हैं। तो ये जो लोग वहाँ पे जो इनकम करते हैं, जो वहाँ पे पैसा कमाते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि जो इनकी जो इनकम रहेगी वो नॉन टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। यानी कि इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि जब कोई व्यक्ति जब अपनी जो मुद्रा या जो धनराशि है, ठीक है, पैसे हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, वो बात अलग है कि उस देश में अगर उनको टैक्स चुकाना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन भारत में उस धनराशि पे जो वहाँ से अपनी कमाई भेजेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो विदेश में भी कोई काम कर रहा है और साथ में उसने इंडिया में भी कोई अपना व्यवसाय जोड़ रखा है, ठीक है, वहाँ से भी उस व्यक्ति को इनकम मिल रही है, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि जो इनकम वो यहाँ पे बना रहा है उस पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति सरकारी
वो तो सभी को देना पड़ता है, ठीक है। आप भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो टैक्स ना देता हो, ठीक है। आप एक सिंपल अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अपना फोन का रिचार्ज करते हैं, तो उसमें भी आपको पहले टैक्स भरना पड़ता है। जो आप रिचार्ज करते हैं, ठीक है, उसमें टैक्स कैलकुलेट होके ही आता है, ठीक है, तभी आपका रिचार्ज होता है। तो इस तरह से भारत में अगर कोई इस प्रकार से इनकम का सोर्स है उनके पास, तो उसमें उनको टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से ये जो 3 टॉपिक है, ये मुझे लगता है आपके समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे का जो हमारा टॉपिक आने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट और वीजा ये क्या है, ये नागरिकता का ये अंतिम लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। तो व्यक्ति के जो मूल अधिकार है वो क्या क्या है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लें, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। कई बार इसकी ये पूछा जाता है कि पीआईओ क्या है, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ओसीआई क्या है। कई बार ये आ जाता है कि इन दोनों को कब एक कर दिया गया, ठीक है, यानी कि पीआईओ और ओसीआई को एक कब कर दिया गया, ठीक है। और फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एनआरआई क्या है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। और अगर आपको इन सब चीजों का अगर नॉलेज ऐसे ही हो जा रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों आगे का जो लेक्चर होगा इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक आप ये जो भी यहाँ से आपको बताया जा रहा है आप इसका अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक आप बने रहेंगे हमारे SSG Academy यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।